हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोमेटिक ब्लॉगर। मैंने लास्ट वीडियो जो था वो 2023 के मार्च में बनाया था और ये वीडियो आज डेट है 8 दिसंबर 2024। सो अराउंड एक साल पूरा प्रॉपर हो गया, उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने वीडियो बनाने में बीच में डिले हो गया, क्योंकि उसके बाद मार्च के बाद मेरी हालत और ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, नॉर्मल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि फ़ोन चलाना भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए बेड पे भी। तो उस टाइम के बाद मैंने फिर वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ है कि पहले से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है, पहले से कंडीशन भी थोड़ी बेटर हुई है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं फिर से कंटिन्यू अब वीडियो बनाऊंगा और स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल का नाम भी है रोमेटिक ब्लॉगर। आप में से जो भी मुझे पहले से जानते हैं वो जानते ही होंगे कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा हूँ, और जिनको नहीं पता है वो भी जान लीजिए। मैं पिछले 4-5 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा हूँ और मैंने इस बीच में बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए। इसी सब के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। क्या है कि इस अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो गया है इसमें। 90% फ्रॉड ही घूम रहे हैं, 10% ही हैं जो आपको जेन्यून मिलेंगे। मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने। सो तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले जानते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर कंट्रोल ना हो तो ये हमारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डाल सकती है। हार्ट फेल्योर तक भी हो सकता है इससे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो होता है मेनली, वो हमारी एंटीबॉडीज जो होती है वो खुद के ही सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जो उनको फॉरेन सेल्स पे अटैक करना चाहिए वो फाइंड नहीं कर पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि ये फॉरेन सेल है या खुद का सेल है। तो ये खुद के ही सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और इसकी वजह से हमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है और ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जो मैंने ज्यादातर पेशेंट्स में और मुझे भी हुआ था, वो जनरली स्टार्ट हुआ था फिंगर्स से। पहले ये स्मॉल ज्वाइंट्स में होता है। तो क्या हुआ था कि मेरे फिंगर्स के जो ज्वाइंट्स थे उसमें पेन स्टार्ट हुआ, और पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी। तो वो जनरली क्या होता था कि 1 से 1.5 दिन, मुझे क्या पहले जब स्टार्ट हुआ था तो 1 से 1.5 दिन रहता था मुझे ये पेन, फिर उसके बाद दूसरे फिंगर में शिफ्ट हो जाता था, फिर तीसरे फिंगर में। और जनरली ये जो स्टिफनेस और स्वेलिंग होती थी वो मैं जब रात के टाइम सोता था, सुबह उठता था तो देखता था कि स्वेलिंग है और पेन भी होता है। और फिर जैसे जैसे दिन स्टार्ट होती थी, सूरज की रोशनी स्टार्ट होती थी, तो फिर पेन लगता और स्वेलिंग में लगता था कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता रहा, तो मुझे पता नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कुछ होती है। मैं तो नॉर्मल आर्थराइटिस समझता था कि लोगों को जो घुटनों में होती है वो आर्थराइटिस होता है। मैं ऐसे इसको सुसुम पानी में हाथ डाल देता था कि पेन कम हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक फिंगर से दूसरे फिंगर पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया पेन। तो पेन बढ़ता गया धीरे धीरे, और होता ये गया कि फिर मेरे राइट नी पे पेन स्टार्ट हो गया। वो एक दिन तक रहा, स्वेलिंग भी हुई बहुत ज़्यादा, और ऐसा हो गया था उस दिन कि चलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने एक डॉक्टर से जो मेरे सिटी में थे उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ हल्का प्रोटीन बढ़ गया है, तो इसकी उन्होंने मेडिसिन दी। बोला कि हाँ ठीक हो जाओगे 1 वीक में। तो मैंने मेडिसिन खाई बट कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दवाई दी, तो फिर भी मेडिसिन ली मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर पेन किलर्स दे दिया कुछ, फिर वो लिया तो उस पर थोड़ा पेन कम हो गया। बट मेरा पेन, वो जब तक पेन किलर खाया तब तक
कम था, फिर जैसे पेन किलर खत्म हो गया फिर से स्टार्ट हो गया। तो फिर और भी डॉक्टर से दिखवाया तो कुछ भी समझ नहीं आता। हर डॉक्टर मतलब वही पेन किलर दे रहा था या फिर इंजेक्शन दे रहा था, बट पेन कम ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही लगभग 1 से 1.5 साल मेरा बीत गया ऐसे ही। मुझे डायग्नोस भी नहीं हो पाया मेरा डिजीज की क्या है, और मैं दवाइयाँ लेता रहा। फिर 2021 में जाके ये डायग्नोस हुआ। तब तक क्या हो गया था कि मेरे जितने भी ज्वाइंट्स थे सारे ज्वाइंट्स अफेक्टेड हो गए थे। लाइक नी ज्वाइंट्स, एंकल ज्वाइंट, जितने फिंगर्स हैं, इवन जॉज जो होते हैं हमारे माउथ में टीथ की, उसके ज्वाइंट्स जो होते हैं ये भी अफेक्टेड हो गए थे, सारे ज्वाइंट्स अफेक्टेड। तो फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने डायग्नोस किया, टेस्ट करवाया, तो फिर पता चला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो उन्होंने उसकी मेडिसिन दी, बट उस सब से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। फॉलिट्रैक्स, मिथोट्रेक्सेट ये सब दिया, तो इस पे मुझे कुछ भी कंट्रोल नहीं। स्टीरॉयड जब दिया तो स्टीरॉयड में पेन कम होता था, फिर स्टीरॉयड का असर खत्म होता था, फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। तो वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, 2-3 साल की है, तो फिर वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। फिर मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, उसके बाद एक सॉल्यूशन मिला 2023 के जुलाई में जाके। तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो फिर आपको ट्राई करना देख के। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है, तो पहले ट्रीटमेंट से पहले हमें आना पड़ेगा डायग्नोसिस पे। हमें डायग्नोस मतलब करना है। अगर हमें ज्वाइंट पेन हो रहा है, लाइक आप किसी भी एज में हो, अगर ज्वाइंट पेन है, मल्टीपल ज्वाइंट्स में पेन है, स्टिफनेस हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करवाना चाहिए कि अगर आपके शहर में कोई रूमेटोलॉजिस्ट हैं तो उनसे मिलिए, नहीं तो स्टार्टिंग में आप ऑर्थोपेडिशियन से भी मिल सकते हैं। और आप ESR, CRP, HLA-B27 और RA फैक्टर, इन चारों चीजों का टेस्ट करवाओ। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव है और बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको RA है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये चारों चीजों की टेस्ट करवा लेनी है स्टार्टिंग में ही, जब ऐसा कुछ आपको सिम्टम दिखे। तो इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ज्वाइंट पेन तो होगा ही, और शाम के टाइम हल्का हल्का थोड़ा फीवर भी आता है। वो 99 मैक्स 100, इससे ज्यादा नहीं जाता। ये भी रहता है जब पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको सिम्टम्स देखने, अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है किसी को, आपको आ रहा है या आपके किसी करीबी को आ रहा है, तो आपको पहले ये देखना। अगर ये हो रहा है तो आपको सबसे पहले इन 4 चीजों की टेस्ट करवानी होगी। अगर टेस्ट में आ रहा है कि हाँ RA है, तो फिर आपको क्या करना है, किसी अच्छे RA मतलब रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। क्योंकि अभी के टाइम क्या है कि फ्रॉड्स बहुत सारे हैं। लाइक आपको होम्योपैथी के बारे में बताएंगे, आयुर्वेदिक के बारे में बताएंगे, एलोपैथी में भी बहुत सारे ऐसे बताएंगे कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ। बट ऐसा गारंटी वाला बहुत रेयर केस है ये। मतलब एलोपैथी में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इसको क्योर किया जा सकता, अभी तक इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। बट ये है कि मेडिसिन पे क्या होता है कि अगर आप खा रहे हो तो रिमिशन हो जाएगा, वो भी, बट 100% श्योरिटी नहीं है। तो अभी के टाइम एक दो मुझे ऐसे केस, मतलब 2 लोग मिले थे जिन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक के बारे में कि मैंने वो ट्रीटमेंट लिया तो उससे कुछ रिलीफ मिला। बट वो भी 99% अभी के टाइम में आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, ये लोग फ्रॉड ही कर रहे हैं। इन लोगों का मेन मोटिव रहता है पैसा, मतलब उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं पेशेंट को, उससे जितना पैसा ठगना चाहो वो ठगते हैं बस, और कुछ नहीं। ट्रीटमेंट सही नहीं देखते, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ करवा चुका हूँ अभी तक, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप फोन का भी यूज करो और अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट को ढूंढो। फोन पे भी आप सर्च कर सकते हो कि बेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट कौन है, उसके रिव्यूज पढ़ो, और आपको मिले तो रूमेटोलॉजिस्ट से ही इसके बारे में हमेशा कंसल्ट करो। तो ये टेस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो इसकी मेडिसिन होती है वो होती है मिथोटेक्सेट और फॉलवाइड। ये दो जो है इसकी मेन मेडिसिन होती है स्टार्टिंग के टाइम में, जो RA को कंट्रोल करती है। क्योंकि मेन इसमें काम क्या रहता है RA में कि हमें पहले इसको कंट्रोल करना रहता है, कि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा कि डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि आपको मैं अपने फिंगर्स दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पाओगे, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये मेरे फिंगर्स में डिफॉर्मिटीज आ गई है, क्योंकि मेरा RA कंट्रोल नहीं हो रहा था किसी भी मेडिसिन पे। इसकी वजह से मेरे फिंगर्स में डिफॉर्मिटीज आ गई है। और मेरे एंकल में भी, आप
लगभग उसमें भी कुछ डिफॉर्मिटीज आ गई, इसके वजह से उसमें भी पेन रहता ही है। सो हमें क्या करना है कि हमें डिफॉर्मिटीज नहीं आने देना है, इससे पहले हमें इसको कंट्रोल करना होगा। तो जो इसकी स्टार्टिंग की मेडिसिन होती है वो मिथोटेक्सेट और फॉलवाइट होती है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेरे केस में ये था कि मतलब मेरा पेन किसी पे भी कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए मुझे वो ओमनाकॉर्टिल एक स्टीरॉयड आता है वो दे रहे थे कि उस पर पेन कम रहेगा। बस उनका कहना ये था कि ये ज़्यादा दिन नहीं खाना है, ये 1 से 1.5 महीने खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। बट मैं इस पे ही लगभग मेरा 1.5 साल से 2 साल मैंने ये ओमनाकॉर्टिल खाया, क्योंकि मुझे और किसी मेडिसिन पे पेन कम ही नहीं होता था। और पेन इतना भयंकर कि मैं बेड से उठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मेरे मम्मी पापा ही मुझे बेड से उठाते थे। सो हमें ये करना है कि पहले हमें डिजीज को कंट्रोल करना है। एक तो ये मेथड हो गया कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, रूमेटोलॉजिस्ट से। और रूमेटोलॉजिस्ट में भी आपको उन रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है जो आपको मतलब आपकी बातों को पूरी अच्छी तरीके से सुने, आपके प्रॉब्लम को पूरा समझे और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करे। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा था कि रूमेटोलॉजिस्ट भी, जो बड़े बड़े रूमेटोलॉजिस्ट है, वो सही से पेशेंट को देखते नहीं है, मुश्किल से उनको 1 से 2 मिनट देते हैं, उसके बाद हो गया उनका। वो मतलब मैंने इतने रूमेटोलॉजिस्ट के पास में गया हूँ और मैंने बहुत सारे रूमेटोलॉजिस्ट को भी देखा है जो बड़े बड़े रूमेटोलॉजिस्ट हैं, वो 1 से 2 मिनट मतलब उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं समझी और मुझे बोल दिया कि नहीं ये क्योर नहीं होगा, आपको बस ये मेडिसिन खाते रहो, हो गया। सो अगर मेरी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट क्या करना है ये बताना है ना आपको, वो बताते नहीं है। बस वो सीरियसली मुझे मतलब ज़्यादा ले ही नहीं रहे थे रूमेटोलॉजिस्ट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डॉक्टर आपके साथ कोलैब कर पाए, सही से आपको समझे और आपका ट्रीटमेंट भी सही से करे। क्योंकि आप अगर कोई भी मेडिसिन 2 महीने लेते हो और वो काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो मेडिसिन आपको सूट नहीं करती है। हर किसी के बॉडी पे अलग अलग मेडिसिन रिएक्ट करती है। सो आपको ये खुद भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप की जो होती है वो मिथोटेक्सेट फॉलवाइट जो होती है वो होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर इस पे भी नहीं हो रहा है तो इसके साथ डॉक्टर साल और एससीक्यू भी देते हैं। फिर इससे भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर लेफनो भी देते हैं, इगुराटी भी देते हैं। फिर सबसे लास्ट में आ जाता है टोफासिटिनिक, जिसने कि मुझे सेव किया, मतलब जिसकी वजह से मुझे रिलीफ मिला, जो मैं वो पेन में था, स्टेरॉइड से नहीं छूट पा रहा था। सो मेरा जो मेन रिलीफ आया वो टोफासिटिनिक की वजह से ही आया। इसके बाद आता है बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट, जिसमें इम्यूनोथेरेपी होती है, वो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। सो ये इसके फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में जो होता है लाइक फॉलवाइट, मिथोटेक्सेट, एचसीक्यू, साज, ये सब देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इगुराटी, लेफनो ये दिया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में टोफासिटिनिक दिया जाता है। और उसके बाद जो सबसे एंड होता है, ये ओरल मेडिसिन खत्म हो जाती है, उसके बाद आती है बायोलॉजिक्स। सो ये है इसका पूरा टर्म। सो आपको देखना है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही सूट कर जाती है, ये बहुत रेयर केस होता है कि मेडिसिन सूट नहीं करती है। मेरे केस में ऐसा था कि मेरे ऊपर कोई भी मेडिसिन रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। सो किसी मतलब ज्यादातर लोगों को मिथोटेक्सेट और फॉलवाइट पे पेन कम हो जाता है और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें मेन रहता है कि हमको डिजीज को कंट्रोल करना है, ये सार को कम करना है, सीआरपी को कम करना है, ताकि ये ज़्यादा फैले ना और हमारे ज्वाइंट्स पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ना करे, लाइक डिफॉर्मिटीज ना करें। ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि साथ में हमको योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, ताकि जो हमारा स्टिफ्ट पार्ट है, जो भी ज्वाइंट स्टिफ्ट है, उसमें थोड़ा फ्लो आप हो सके ब्लड का अच्छे से, और उसमें मोबिलिटी बनी रहे। इसके लिए हमको एक्सरसाइज भी करना होगा। और हमेशा आपको ये देखना है कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो कम से कम 2 महीने पे आपको अपना ESR, CRP, ये 2 चीजें जरूर ही टेस्ट करवानी है, ताकि आपको पता चलता है कि आपका डिजीज कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो आपको खुद भी पता लगेगा, आपकी अगर स्वेलिंग्स कम हो रही है, पेन नहीं हो रहा है, तो फिर लग जाएगा कि हाँ ये हो रही है। सो आपको ये करना है कम से कम 2 महीने पे, और हर 1 महीने या 2 महीने पे आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना है, जब तक डिजीज कंट्रोल नहीं होता है। डिजीज कंट्रोल होने के बाद भी आपको कम से कम 3 महीने या 6 महीने पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। और अगर डॉक्टर्स बोले कि हाँ मेडिसिन कंटिन्यू करना है लाइफ लॉन्ग, तो आपको करना होगा। अगर ना बोले कि हाँ आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, रिमिशन हो जाए, तो फिर आप डॉक्टर जो बोले वो करना है। सबसे पहला है कि आपको अच्छा डॉक्टर फाइंड करना है कि कौन अच्छे डॉक्टर हैं। तो
लाइक छोटे शहर में तो मुझे नहीं लगता कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं। तो बड़े शहर में भी लाइक दिल्ली में गया था दिखवाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे रूमेटोलॉजिस्ट हैं। सो मुझे जो कुछ अच्छे लगे उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है अभी डॉक्टर सुब्रत आर्या, जिनसे मेरा अभी कंसल्टेशन लाइक ट्रीटमेंट चल रहा है। सो ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। और एक डॉक्टर राजीव दीक्षित करके, उनका शायद यूट्यूब पे भी चैनल है, तो वो भी एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट हैं। सो अगर आप भी लाइक दिल्ली में रहते हो या दिल्ली जा सकते हो, आपको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आप इन दोनों डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आपको ये सही गाइड करेंगे। सो मैं अब इसी के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ हो और स्वस्थ रहो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप भी मेरी ही तरह अगर किसी क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो नीचे में कमेंट कर देना। नीचे में आपको कमेंट करना है वी आर फाइटर्स, ये आपको कमेंट करना होगा। सो बाय बाय, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू।